हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ इस्चेमिया इन द फोरआर्म। फोरआर्म के अंदर जो इस्चेमिया होता है उसका अर्ली साइन कौन सा होगा? ऑप्शन ए फ्रॉस्ट बाइट, ऑप्शन बी मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस, ऑप्शन सी नमनेस एंड टिंगलिंग, ऑप्शन डी ड्राई गैंग्रीन। फ्रॉस्ट बाइट जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से होता है। मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस जो होती है वो हमें देखने को मिलती है इस्चेमिया की कंडीशन में नर्व डैमेज होने की वजह से, लेकिन यह जो है हमारा इस्चेमिया का अर्ली साइन नहीं है। इस्चेमिया जो होता है सेंसरी और मोटर दोनों नर्व को अफेक्ट करता है। इसमें अर्ली साइन के रूप में हमको देखने को मिलता है नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। ड्राई गैंग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ड्राई गैंग्रीन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड इस्चेमिया की वजह से अपीयर होता है और यह हमें लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, ना कि अर्ली स्टेज के अंदर। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया अर्ली साइन ऑफ इस्चेमिया, इसीलिए हमारा राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नमनेस एंड टिंगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल फिजिकल फाइंडिंग इन ए पेशेंट विद सीवियर एम्फाइसीमा। सीवियर एम्फाइसीमा वाली कंडीशन के अंदर फिजिकल फाइंडिंग कौन सी हमें देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए साइनोसिस एंड पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन बी बैरल चेस्ट एंड पर्सली ब्रीदिंग, ऑप्शन सी रेल्स, ऑप्शन डी प्रोडक्टिव कफ विद लार्ज अमाउंट ऑफ स्पुटम। अगर हम बात करते हैं साइनोसिस और पेरिफेरल एडिमा की, तो यह हमें जो होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, ना कि एम्फाइसीमा में। उसके बाद ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है हमें बैरल चेस्ट एंड पर्सली ब्रीदिंग। बैरल चेस्ट और पर्सली ब्रीदिंग हमें एम्फाइसीमा के अंदर ही देखने को मिलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स की वजह से बैरल चेस्ट डेवलप होता है और पर्सली ब्रीदिंग ट्रैप्ड एयर को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शन सी रेल्स की, तो रेल्स जो होती है हमें देखने को मिलती है न्यूमोनिया या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन के अंदर सुनने को मिलेगी, ना कि एम्फाइसीमा में। प्रोडक्टिव कफ विथ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पुटम, यह हम देखने को मिलता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन के अंदर। अगर हम एम्फाइसीमा की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है डिस्निया और उसी के साथ ही स्पुटम प्रोडक्शन लेस होता है, ना कि लार्ज अमाउंट होता है। इस तरह से ऑप्शन बी यानी कि बैरल चेस्ट एंड पर्सली ब्रीथिंग जो है वो हमारी फिजिकल फाइंडिंग रहती है सीवियर एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्डोमिनल आउटा बाइफरकेट्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। एब्डोमिनल आउटा जो होता है वो निम्न में से कौन सी आर्टरीज के अंदर बाइफरकेट होता है? ऑप्शन ए कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ऑप्शन बी रीनल आर्टरीज, ऑप्शन सी इंटरनल इलाइक आर्टरीज, ऑप्शन डी सबक्लेवियन आर्टरीज। अगर हम बात करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, तो यह एराइज होती है आउटिक आर्ट से, ना कि एब्डोमिनल आउटा से। रीनल आर्टरीज की बात करते हैं तो रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्रांच है एब्डोमिनल आउटा की, बट यह डायरेक्टली बाइफरकेट की वजह से नहीं एराइज होती है। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलाइक आर्टरीज। एब्डोमिनल आउटा जो होता है वो बाइफरकेट होता है फोर्थ लंबर वर्टिब्रा पे, इसकी वजह से राइट और लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरीज और फिर डिवाइड हो जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल इलाइक आर्टरीज के अंदर। इस तरह से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सबक्लेवियन आर्टरीज जो होती है वो एराइज होती है आउटिक आर्ट से, ना कि एब्डोमिनल आउटा से। राइट आंसर की बात करें तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इलाइक आर्टरीज को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट ऑफन रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज टू मैनेज एड्रिनल इनसफिशिएंसी। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने के बाद कौन सी ऐसी थेरेपी होगी जो कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए रिक्वायर है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन डी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो होता है वो यूज में लिया जाता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, ना कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी के लिए। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट जो होता है वो उसकी जरूरत होती है हमें हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन के अंदर, ना कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करने के बाद एड्रिनल फंक्शन को सप्रेस करने के लिए लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की नीड होती है टू रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। उसके बाद आता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, तो इसकी नीड होती है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, लेकिन यह एड्रिनल इनसफिशिएंसी की प्राइमरी थेरेपी नहीं है। इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ वारफेरिन इन द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इन एट्रियल फिब्रिलेशन।
एट्रियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशन के अंदर स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए वारफेरिन का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए, इट स्लो डाउन द हार्ट रेट. ऑप्शन बी, इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर. ऑप्शन सी, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग. ऑप्शन डी, इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम स्किपिंग बीट्स. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग. वारफेरिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉट बाय इनहिबिटिंग क्लॉटिंग फैक्टर. वारफेरिन जो होती है वो क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करके ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्लॉट ट्रैवलिंग टू द ब्रेन एंड कॉजिंग ए स्ट्रोक. जिसकी वजह से जो क्लॉट है उसका ब्रेन की तरफ ट्रैवल होने का रिस्क कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक डेवलप होने के चांसेस रहते हैं. अगर हम बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की, तो इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है स्ट्रोक. तो इसको प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करेगा वारफेरिन मेडिसिन. हमारा व्हाट कुड बी ए पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सीडिंग द 4 आवर लिमिट फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लिमिट जो है वो 4 आवर से अगर ज्यादा होगा तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? ऑप्शन ए, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस. ऑप्शन बी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस. ऑप्शन सी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लूइड ओवरलोड. ऑप्शन डी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हेमोलाइसिस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हेमोलाइसिस. Blood transfusion exceeding 4 hours increase the risk of bacterial contamination and hemolysis. अगर हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो 4 घंटे से ज्यादा तक चलेगा तो उसकी वजह से हमारा बैक्टीरियल कंटामिनेशन का रिस्क इंक्रीज होता है और हेमोलाइसिस भी इंक्रीज हो जाता है. बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई इफ द ब्लड इज नॉट इन्फ्यूज्ड क्विकली इनफ, जो कि हमने बताया ही है कि 4 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसी के साथ ही आरबीसी जो है उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि हेमोलाइसिस हो जाएगा, जो कि रिलीज करेगा हीमोग्लोबिन को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि हार्मफुल रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लाइकली आउटकम इफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कंप्लीटेड टू क्विकली विद इन 2 आवर्स. अगर हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो विद इन 2 आवर्स यानी कि बहुत क्विकली हमने कंप्लीट कर दिया है तो उसकी वजह से क्या आउटकम आएगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज द रिस्क ऑफ आयरन ओवरलोड. ऑप्शन बी, डिक्रीज द रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. ऑप्शन सी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड फेल्योर. ऑप्शन डी, डिक्रीज द रिस्क ऑफ हेमोलाइसिस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड हार्ट फेल्योर. चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं. अगर हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो हमने टू रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया है तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेलियर जैसा कंडीशन डेवलप हो सकता है. हमने दोनों ही क्वेश्चन देख लिए कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू रैपिडली होगा तो क्या होगा और अगर बहुत स्लोली होगा तो भी क्या हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन वुड कॉन्ट्राइंडिकेट द यूज ऑफ वारफेरिन. कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वारफेरिन का यूज कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है? ऑप्शन ए, डायबिटीज. ऑप्शन बी, एक्टिव ब्लीडिंग. ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन. ऑप्शन डी, माइल्ड फीवर. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्टिव ब्लीडिंग. एक्टिव ब्लीडिंग जो है हमारी इंडिकेटेड रहता है. वारफेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि एक्टिव ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स के अंदर हम यूज में नहीं लेते हैं. अगर हमने उस कंडीशन के अंदर यूज में लिया तो उसकी वजह से हमारा जो एक्टिव ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट है वो फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग का रिस्क रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ केयर इन ऑरेम्स सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी. ऑरेम्स ने सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी दी थी, उसके अंदर सेल्फ केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट किसके द्वारा डिस्क्राइब होता है? ऑप्शन, द एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल्स टू मेंटेन देयर ओन हेल्थ. ऑप्शन बी, द एक्शंस टेकन बाय नर्स टू केयर फॉर पेशेंट. Option C, the responsibility of healthcare institutions in promoting patient well-being. Option D, the support provided by families in times of illness. अगर हम बात करते हैं RM की सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी की तो उसके अंदर सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट यह रहता है. ऑप्शन ए, द एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल्स टू मेंटेन देयर ऑन हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिग द नर्स शुड असेस द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. ईसीटी देने से पहले हम पेशेंट का कौन सा ऐसा मेडिकल हिस्ट्री होगा जिसे कि हम असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए, डायबिटीज मेलाइटिस. ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ऑप्शन सी, हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. ऑप्शन डी, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं. A history of heart disease including myocardial infarction is a significant concern before ECT. ECT देने से पहले अगर हमारे पास हार्ट डिसीज का कोई हिस्ट्री है जिसके अंदर की हमारा MI भी इंक्लूड हो जाता है,
अगर ये है तो हमारे लिए यह मेजर कंसर्न रहता है बिफोर ईसीटी, क्योंकि इसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज जो होता है वो ट्रिगर होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इसीलिए इसके लिए हमें स्पेशल प्रिपरेशन और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है।